इंटरेक्शन। बहुत सारी चीज़ें कट आउट हो गई हैं, तो 12th का कोर्स तो बहुत ही ईजी है ना, बिल्कुल ही टफ नहीं। 11th भी इट इज़ नॉट दैट टफ, बस थोड़ा सा रिविजन मांगेगी, है ना। भाई आज हम पढ़ेंगे, अभी जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो ही आप लोगों को बोला था कि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि एक व्हाट इज इकोलॉजी, और एक इकोसिस्टम में किस तरीके से अलग अलग एनिमल्स रह रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो भी लिविंग थिंग है, और वो किस तरीके से ये बायोटिक फैक्टर जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, इन सब से कैसे अफेक्ट हो रहे हैं ना। तो हमने ये पढ़ा था, एक हायरार्किक स्केल पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनकी सेम स्पीशीज हो तो पॉपुलेशन कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं, है ना। फिर उसमें पढ़ा था हमने बायोस्फीयर सब पढ़ा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है इट इज बेस्ड ऑन कि कैसे इस एनवायरनमेंट में, इस इकोसिस्टम में अलग अलग स्पीशीज रहती है और एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। मतलब कैसा हो सकता है कि कोई कॉलोनी हो और उसमें एक ही इंसान रह रहा हो, रहने को तो रह लेकर के सरवाइव कर पाएंगे। हम सब एक दूसरे पे किसी न किसी फॉर्म में डिपेंडेंट है, पर पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हम सेम स्पीशीज का इंटरेक्शन नहीं देखते, हम देखते हैं कैसे एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के लिए हेल्पफुल है या नॉन हार्मफुल है, मतलब उसको बेनिफिट पहुंचा रही है या उसको हार्म कर रही है या कोई भी इफेक्ट नहीं कर रही। तो दो अलग अलग स्पीशीज के बीच का इंटरेक्शन कैसा रहेगा ये हम पढ़ेंगे। टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन, हेडिंग डालिए ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्लांट प्रोड्यूस। अब हमको पता है प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो क्यों नहीं चल रही है, प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, है ना। अब पेड़ अपना खाना खुद से बना सकते हैं तो क्यों नहीं वो अकेले रह लेते हैं। जब उनको खाना वो खुद बना सकते हैं तो उनको क्या जरूरत है किसी और माइक्रोब के साथ या किसी और एनिमल के साथ रहने की। इसलिए जरूरत है क्योंकि हमने पढ़ा था प्लांट अपना खाना तो खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से, पर हमने कुछ ऐसे एल्गे, फंगाई ये सब पढ़े थे जो प्लांट को हेल्प कर रहे थे सॉइल से मिनरल्स पहुंचाने में। उसके बाद हमने पढ़ा है कुछ एनिमल्स ऐसे बर्ड्स, बीज, ये पॉलिनेशन करती हैं जिसकी वजह से प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है। तो अकेले रहना इज नॉट आइडियल, अकेले सरवाइव करना इज नॉट आइडियल। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे कैसे अलग अलग स्पीशीज एक साथ रहती है और क्या रिलेशनशिप बनाती है, बेनिफिशियल है। एक दो स्पीशीज है तो एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है ना। एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को भी बेनिफिट हो रहा है, दोनों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है या दोनों ही साथ में रह रहे हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। तो ये हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। देखिए लिखा है प्लांट अपना खाना खुद से बना सकते हैं, हाउएवर प्लांट कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन। अकेले वो तब भी नहीं रहते हैं, क्यों। माइक्रोब्स आर एसेंशियल फॉर ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जो माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और बीज और जो मतलब क्यों करते हैं, क्योंकि सिंपल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करना आसान है ना। इसके बाद बीज और इसी तरीके के और ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। समझ में आया था। इन नेचर एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। तो हमारे नेचर में, हमारे इकोसिस्टम में प्लांट, एनिमल और माइक्रो अलग नहीं रह सकते, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। That interaction, they interact in various way to form a biological community. ये एक दूसरे के साथ अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसको हम कह रहे हैं वेब ऑफ को एग्जिस्टेंस, साथ में एग्जिस्ट करना, है ना। सोसाइटी में भी हम प्रेफर करते हैं ऐसी जगह रहना। अब तो जमीन तो कितनी जगह है, जाओ जंगल में रह लेते हैं क्या। वी प्रेफर जहाँ और लिविंग बींग्स हैं, जहाँ पर और ह्यूमंस हैं, या जहाँ हमको बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, हम वहीं रहना पसंद करते हैं, है ना। तो आइसोलेशन इज नॉट आइडियल कंडीशन, वी आर इंटरडिपेंडेंट, और इसको कहते हैं वेब ऑफ को एग्जिस्टेंस, साथ में एग्जिस्ट करना, ठीक है।
इसको शॉर्ट में लिखो, बस इतना ही लिख लो, वेब ऑफ कोएग्जिस्टेंस क्या है ये। तो इस इंट्रैक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म, ठीक है। देखो इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है क्या है, इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मतलब मिलना जुलना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, एक स्पीशीज की बात नहीं हो रही है, दो अलग अलग स्पीशीज जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, इट इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब जब कोई दो लोग, कई बार ऐसा होता है आपने सुना होगा, दोस्तियों के भी टाइप होते हैं, दो दोस्त हैं, अब जब मैंने इंटरेक्ट किया, मैं सेम स्पीशीज का बता रही हूँ, पर इसमें क्या है इंटरस्पेसिफिक, तो कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको आपका जेन्युइन में फ्रेंड बनना है ना, तो ऐसी फ्रेंडशिप में कोई कोई वो नहीं है कि मुझे इससे ये चीज लेनी है या मुझे से फायदा होगा, इट इज जेन्युइन, क्योंकि हमें फील हुआ तो हमने फ्रेंडशिप की, तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों को बेनिफिट मिलेगा, हार्म नहीं होगा। पर एक फ्रेंडशिप है जिसमें एक किसी मोटो से फ्रेंडशिप कर रहा है ना, और दूसरा जो है वो ऐसा ही है, तो क्या होगा, इसमें एक का बेनिफिट दूसरे का नुकसान। अब एक फ्रेंडशिप है जिसमें बस दोस्त है, कोई एक अच्छा दोस्त है और एक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसमें क्या होगा, एक का बेनिफिट एक का कोई नुकसान नहीं। तो ये अलग अलग टाइप के इंटरेक्शंस हैं जो हम अलग स्पीशीज में, दो अलग अलग स्पीशीज में देखेंगे, समझ में आया। तो दिस कुड बी बेनिफिशियल, फायदेमंद हो सकता है, डिटरमेंटल और न्यूट्रल, मतलब ना फायदा ना नुकसान, टू वन और बोथ द स्पीशीज, या तो एक को फायदा एक को नुकसान होगा, या दोनों को नुकसान होगा, या तो दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्ट इन डिफरेंट वे, अलग अलग स्पीशीज अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करती है, हम प्लस मार्क करेंगे जिसको बेनिफिट मिलेगा उसको, हम नेगेटिव मार्क करेंगे जो डिटरमेंटल रहेगा, मतलब या तो उसको ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। चलिए ये लिख लो, मॉलिक्यूलर बेसिस में आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है, किस तरह से रिवाइज करा रहे हैं, तो आंसर नहीं दे पा रहे थे तुम लोग, क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर देना,
ठीक है, कुछ डाउट नहीं है ना उसमें? खुशबू समझ में आया वो चैप्टर? हाँ, बट एक बार रिवाइज करेंगे तो सर मैंने वो चैप्टर नहीं, रिवीजन बिल्कुल कर लीजिए, रिवीजन में कोई वो नहीं है, पर आपको आता है ना बेसिक। जब सर रिवाइज कराए उसके पहले अपने नोट्स पढ़ के जाना, है ना, तो आपका वो रिवीजन के साथ वो एकदम पक्का हो जाएगा। जब भी कराएंगे, अभी तो रिसेंट में मुझे नहीं लगता कराएंगे, रिसेंट में तो नहीं कराएंगे, पर ऐसे कर लेना कि वो आपका फिर फाइनल रेडी हो जाए वो चैप्टर, है ना। चलिए, हो गया यहाँ तक? क्या लिख रहे हो? पूरा ही लिख डाला क्या? चलो, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है। म्यूचुअल फ्रेंडशिप कहते हैं ना, मेरा भी बेनिफिट है भाई, तुम्हारा भी बेनिफिट है। इंटरेक्शन दैट कन्फर्स बेनिफिट टू बोथ। ऐसा इंटरेक्शन जिसमें वो दोनों ही स्पीशीज को बेनिफिट मिल रहा है, भाई तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, ठीक है। द इंटरैक्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअल बेनिफिट, हम दोनों को फायदा मिलेगा, ठीक है। डेफिनेशन और दोनों में लिखी स्पीशीज ए भी दोनों को प्लस प्लस मिलेगा। अगर क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्लस प्लस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, तो आप क्या कहोगे? म्यूचुअलिज्म। हो गया? चलिए, म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे कि फोटोसिंथेटिक एल्गे या फिर साइनोबैक्टीरिया और फंगस माइकोबाइट, इन दोनों के बीच, ये एक स्पीशीज ये एक स्पीशीज, एल्गे एंड फंगस के बीच का इंटरेक्शन जो है, ये पहला एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। क्यों? क्योंकि ये जो फोटोसिंथेटिक एल्गे है, जिसको कह रहे हैं साइनोबैक्टीरिया, ये खाना बना सकता है, तो गेट इसको प्रोटेक्शन मिलता है फंगस से। फंगस क्या कर रहा है? इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और फंगस को इन रिटर्न, क्योंकि ये खाना बना सकते हैं तो इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो ये दोनों को फायदा हुआ। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल इज साइनोबैक्टीरिया एंड फंगस के बीच का इंटरेक्शन, ठीक है। देखिए, लाइकिन कहते हैं इसको। लाइकिन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंगाई। लाइकिन जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब जिसमें दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, और किन दो के बीच की बात हो रही है? एल्गे एंड एल्गे। साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस सिंपल शुगर बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से ये नॉर्मल शुगर्स बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फोटोबायंट्स, ठीक है। फोटो मतलब सनलाइट यूज करके फूड बनाने वाले। फंगस प्रोवाइड शेल्टर टू द फोटोबायंट्स। अब फंगस इन फोटोबायंट को इन रिटर्न प्रोटेक्शन देता है, लाइक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर which also gather moisture, nutrient and anchor to the environment, ठीक है। तो ये इसको घर दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, वो उसको न्यूट्रिशन दे रहा है। फंगस, जिसको माइक्रोबायम कहते हैं, आर हेट्रोट्रोपिक एंड डिपेंड ऑन फोटोबायंट्स फॉर फूड, ठीक है। शॉर्ट में बस इसको लिखना है, एल्गे लिखना, सिम्बायोटिक रिलेशन, एक क्या कर रहा है दूसरा क्या कर रहा है, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। कोई ज्वाइन कर लो। वो क्यों नहीं आ रहा शिवांश, पता है किसी को? होली के लिए? अच्छा, होली का अंजनी कितने दिन छुट्टी मारने का प्लान है? क्या तो रही हो जाना है? अगर जब छुट्टी रही सी उतना ही। अभी कुछ पता है कितने दिन की छुट्टी है? अगर यहाँ रहोगे तो मैं क्लास कर दूंगी। नहीं, होली के दिन नहीं, होली के दिन तो एंजॉय कर लो। चलो, हो गए? समझ में आया म्यूचुअलिज्म? ठीक है, चलिए। कल भेजे तो तुम लोग ने क्वेश्चंस? क्यों कल प्रैक्टिस नहीं की थी? नहीं, भेजना सबको है ना, ताकि दूसरे को भी वो क्वेश्चंस मिले। चलिए,
म्यूचुअलिज्म का हमारा दूसरा एग्जांपल माइकोराइजा, ठीक है। इसमें क्या है, हायर प्लांट्स जो है, मतलब हायर डेवलप्ड प्लांट्स, उनकी रूट और फंगस के बीच का ये एसोसिएशन है। हायर प्लांट्स को क्या मिलता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो कि फंगस एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है सॉइल से, और फंगस को इन रिटर्न मिलता है खाना, ठीक है। पहला एग्जांपल, इसको क्या कहते हैं हम, लाइकेंस, लाइकेंस कहते हैं। दूसरा है माइकोराइजा। इसमें क्या हो रहा है, हायर प्लांट्स की रूट्स और फंगस के बीच इंट्रैक्शन, एक जो है उसको न्यूट्रिशन लाके दे रहा है, मतलब जैसे वो एक कच्चा खाना लाके दे रहा है उसको, सबसे भाई ये लो सामान, इससे खाना बना, और दूसरा उसको खाना बना के दे रहा है, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखना है पर बहुत क्लियर, इसमें क्वेश्चंस आएंगे और बहुत इजी है ये, ठीक है, जल्दी लिखो। म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल डाल के सबसे पहला लिखा लाइकेन, सेकेंड लिख लिया ये चले आगे। चलो अब है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का। कैसे, पॉलिनेशन में जो पॉलिनेटर रहते हैं, जैसे बी हो गई, बैट हो गया, बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गया, जो कि पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ले जा रहे हैं, या एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। तो पॉलिनेटर्स गेट नेक्टर एंड पॉलन फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ प्लांट, है ना। जो पॉलिनेटर है, जो पॉलिनेशन करा रहे हैं, इंसेक्ट हो गया, बैट हो गया, इनको नेक्टर मिल रहा है उस पेड़ से, है ना, और पॉलन ग्रेन मिल रही है, और प्लांट को इसके बदले में क्या मिल रहा है, रिप्रोडक्शन में है ना। दिस इज एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। एक को खाना मिल रहा है और दूसरे को रिप्रोड्यूस कराने के लिए उसके पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है। चलिए चले आगे। तुम लिख नहीं रही हो तो बोलो। चलिए अब आता है हमारा सीड डिस्पर्जर। सीड डिस्पर्सिंग एजेंट, जैसे कि जो सीड्स को आपने देखा है, चिड़िया और ये, वो पॉलिनेशन इज अ डिफरेंट थिंग, पॉलन ग्रेन्स उसमें ट्रांसफर होते हैं, उसमें पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहे हैं, फिर जहां पर वो मेट कर रहे हैं वहां पर वो रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी हम पढ़ेंगे, अपना जो फर्स्ट चैप्टर बचा है। और सीड डिस्पर्सल क्या होता है, जैसे कहीं पर कोई पेड़ है, वहां की सीड किसी बर्ड के पैर में फंस गई, या उसने अपनी बीक में फंसा कर किसी और लैंड पे ले गई, और वहां जाके वो सीड छोड़ दी, वहां जब पानी गिरा वो पेड़ ग्रो कर गया। तो दिस इज सीड डिस्पर्सल। अब इसमें कैसा म्यूचुअलिज्म है, सीड डिस्पर्सिंग एजेंट, जैसे कि ह्यूमंस भी हो सकते हैं, हम लोग ही, मैं कहीं गई पहाड़ों में, मुझे वहां पर कोई पेड़ अच्छा लगा, मैंने कहा यार इसकी बीज तो मैंने आकर, अगर वो ग्रो कर पाए तो कहीं और लगा दिए, तो इस तरीके से सीड डिस्पर्स हुई। तो ह्यूमंस, बैट, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब भी सीड डिस्पर्स करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इनको गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम ज्यूसी फ्रूट्स, और जो प्लांट है उसको क्या होता है, स्प्रेड होने का, ग्रो होने का, अलग अलग एरिया में जाकर बनने का मौका मिलता है, ठीक है। अब कभी ऐसा होता है आपने कोई फल खाया, उड़ा के बीज फेंक दी, है ना, तो ये सीड डिस्पर्स हुई, हमने खाना खाया, हमने फ्रूट खाया, पर हमने उसको, प्लांट को क्या बेनिफिट दिया, कहीं और किसी और लैंड पे ग्रो करने का। चले आगे। हो गया तीनों का, समझ में आ रहा है। The mutually beneficial arrangement needs to be protected from cheaters. ये क्या कह रहे हैं, देखिए, ऑर्गेनिज्म दैट गेट बेनिफिट बट डू नॉट बेनिफिट द अदर स्पीशीज। अब म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फायदा करा ले रहे हैं, दूसरे का
फायदा नहीं होने दे रहे, इनको कहा गया है चीटर्स। सम बीज टेक नेक्टर बट डू नॉट हेल्प इन पॉलिनेशन। कुछ बीज हैं ये नेक्टर तो ले लेती हैं पर पॉलिनेशन में हेल्प क्यों नहीं करती, मैं आपको बता रही हूँ। नेक्टर रॉबिंग इज अ foraging behavior utilizes some organism that feeds on floral nectar. ठीक है, अब बताओ पॉलन ग्रेन कलेक्ट करने के लिए जो फ्लावर का बीच वाला हिस्सा रहता है जहाँ पॉलन ग्रेन रहते हैं वहां से जाना पड़ेगा बी को या बटरफ्लाई को, किसी को भी, है ना। तो कुछ ऐसे बीज हैं जो एक्चुअली नेचुरल ओपनिंग से ना जाकर फ्लावर में किसी और जगह ओपनिंग करके वहां से नेक्टर सक कर लेती हैं। तो उन्होंने नेक्टर तो सक कर लिया पर उनके पास पॉलन ग्रेन नहीं पहुंचा, तो पॉलिनेशन में उन्होंने हेल्प नहीं किया। इसको कहा गया है चीटर्स। ठीक है, कि अपना बेनिफिट हो गया, दूसरे का बेनिफिट नहीं होने दिया। ठीक है, हमारा म्यूचुअलिज्म कंप्लीट हुआ। अब हेडिंग डालिए कोइवोल्यूशन, और इसके लिए पहले इसका रिवीजन कर लो जल्दी से। पांच एग्जाम्पल पढ़े कि चार? अब एक चीज है कोइवोल्यूशन। कोइवोल्यूशन मतलब देखो म्यूचुअलिज्म अपने नाम से बता रहा था दोनों को बेनिफिट हुआ। कोइवोल्यूशन मतलब साथ में इवॉल्व करना, साथ में ग्रो करना, तो टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म नहीं। हेडिंग डालिए कोइवोल्यूशन। तो म्यूचुअल कोइवोल्यूशन इट इज अ टाइप ऑफ, किसके अंदर ही आता है? ये म्यूचुअलिज्म के अंदर ही आता है कोइवोल्यूशन। कोइवोल्यूशन में ये होगा हम दोनों मिलकर ग्रुप करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी थोड़ी, तुम मेरी हेल्प करना, हम दोनों ग्रुप करेंगे। चलिए लिखिए, प्रोसेस इन विच टू interacting species evolve together. Process in which two interacting species evolve together. अब अगर हम बोलें कि कोइवोल्यूशन और म्यूचुअलिज्म में फर्क क्या हो सकता है, देखिए हमने पढ़ा था म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज जब इंटरेक्ट कर रही है तो दूसरे का कुछ फायदा कर दे रही है ना। अब अगर बी, कोई बी नहीं, मैंने अभी चीटर्स के बारे में बताया, पर प्लांट की ग्रोथ तो इससे नहीं रुक जाएगी। पर कोइवोल्यूशन में ये रहता है कि जो दो स्पीशीज है वो एक दूसरे पे ऐसे डिपेंडेंट है कि अगर दूसरी नहीं रहे तो दूसरे का इवोल्यूशन ही ना हो। समझ में आया डिफरेंस? मतलब पूरी तरह से डिपेंड। जैसे कि दो फ्रेंड हैं, दो इंटेलिजेंट फ्रेंड, अब ये दोनों साथ में, कैसे समझो, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प, अब दो स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में, मतलब अभी हमको पढ़ाई समझनी है। ठीक है, तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम मुझे समझाओ, तो ऐसे करके दोनों क्या हो रहा है, दोनों का बेनिफिट हो रहा है। और दोनों क्या हो गए, 2 मिनट मुझे टाइम दो, स्टूडेंट वाला समझा नहीं पा रही हूँ मैं।
मतलब ऐसा इंटरेक्शन जैसे कि आप दो का इंटरेक्शन या आप दो का इंटरेक्शन इज म्यूचुअलिज्म, पर आपका मेरा इज को इवोल्यूशन। अगर मैं नहीं पढ़ा रही हूं तो आपको नहीं समझ में आएगा। समझ में आया डिफरेंस? मतलब डिपेंडेंसी, उसके बिना दूसरे का काम नहीं चल रहा है ना। अभी समझ में आया? चलिए, इसमें लिखो इवोल्यूशन ऑफ वन स्पीशीज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ अदर। इवोल्यूशन ऑफ वन स्पीशीज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ अदर। जैसे आपने जो चैप्टर पढ़ लिए हैं, आप तो जो उसका रिवीजन करना चाहें, दैट इज म्यूचुअलिज्म। भाई मैंने जो समझा मैं तुझे समझा रही हूँ, तूने जो समझा मैं तुझे समझा दे रही हूँ, दोनों का बेनिफिट हो रहा है। पर मैं क्लास नहीं लूँ तो उसमें क्या होगा? हाँ, आगे चैप्टर में तो बढ़ नहीं पाना, जितना पढ़ लिया। अब उसके आगे के लिए हमें दूसरा टीचर ही चाहिए, या आप आओ, है ना। तो इस को इवोल्यूशन, आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ बेसिक? चलिए, ये कहाँ देखा जाता है? लिखिए, इट इज कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल इंट्रैक्शन। कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल इंट्रैक्शन। इवोल्यूशन ऑफ बोथ आर टाइटली लिंक्ड, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इवोल्यूशन ऑफ बोथ आर टाइटली लिंक्ड। एग्जाम्पल लिखिए, फिग्स के बारे में सुना है? फिग्स खाने का होता है, फिग क्या कहते हैं उसको हिंदी में? वो ये फिग्स एंड वास्प, ये कीड़े होते हैं। एक अफवाह भी फैली थी कि फिग्स मत खाया करो, इसमें कीड़ा होता है। ठीक है, तो अब हम बताएंगे इनका इंट्रैक्शन कैसा लिखते होता है। लिखिए फर्स्ट एग्जांपल, फिग्स एंड वास्प। फिग्स एंड वास्प, अब कुछ ऐसे फिग्स हैं जिनको पॉलिनेट करने के लिए पर्टिकुलर टाइप के वास्प भी कर सकते हैं। मतलब फिग्स में कुछ ऐसे फिग्स हैं जिनकी पॉलिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का वास्प है, वो ही पॉलिनेशन कर सकता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लिखिए, इन सम फिग स्पीशीज, in some fig species only one specific special type of wasp, only some specific special type of wasp can pollinate them। और इसको क्या कहते हैं? दिस शोज स्पीशीज स्पेसिफिक म्यूचुअलिज्म। दिस शोज स्पीशीज स्पेसिफिक म्यूचुअलिज्म। अब इसमें क्या होता है? फीमेल वैस जो रहती है, इसको एग ले करने के लिए जगह चाहिए, तो ये जाती है फिग में, इनको जगह मिल गई, और इन रिटर्न ये इसके पॉलिनेशन में हेल्प करती है, और जो उसके एग्स हैं, लार्वाज हैं, उसको नरिशमेंट मिलती है इन फिग से। अब अगर उसको जगह नहीं मिलेगी तो इसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और वही पर्टिकुलर वैस्प से, क्योंकि इस फिग का पॉलिनेशन हो सकता है, तो अगर वो वैस्प नहीं आया तो इनका पॉलिनेशन नहीं होगा। तो समझ में? स्पेसिफिसिटी, तुम नहीं हुए तो मेरा काम कैसे होगा, है ना। स्पेसिफिसिटी समझ में? म्यूचुअलिज्म में हम स्पेसिफिसिटी नहीं पढ़ रहे थे, है ना। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर यहाँ क्या है? अगर ये नहीं हुआ तो मैं तो, मेरा काम नहीं होगा, है ना। अगर ये नहीं हुआ तो मैं जो काम करना चाह रहा हूँ वो कंप्लीट नहीं होगा। वैसे ही हमने बताया फिक्स को एक पर्टिकुलर टाइप के वैक्स की जरूरत है, वो वैक्स नहीं आया तो पॉलिनेशन, और इस वैक्स को जगह चाहिए एग ले करने के लिए, अपने लार्वा की ग्रोथ के लिए। इनको जगह मिल गई और न्यूट्रिशन मिल गया। समझ में आया? म्यूचुअलिज्म ही का टाइप है को, बस स्पीशीज स्पेसिफिक। समझ में आया? चलो लिखो इसमें प्रोसेस क्या होता है, इसमें लिखिए, फीमेल वैस एंटर फिग
Female wasp enter fig. Female wasp enter fig to lay eggs. Female wasp enter fig to lay eggs. जिसको हम कहते हैं ओवी पोजीशन, यहाँ लिखा है देखो ओवी पोजीशन। अब जब ये एग ले करने के लिए जगह ढूंढ रही थी, इस टाइम पे इनसे पॉलेन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो लिखिए while searching for egg laying site, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कराना, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं। while searching for egg laying site, wasps pick up pollens and transfer to other fig flower जिसको क्या कहा pollination, and transfer it to other fig flower. Fig seeds provide nutrition to wasp larva. Fig seeds provide nutrition to wasp larva. कंक्लूजन क्या हुआ इसका? बोथ गेट बेनिफिटेड, है ना? फिग को पॉलिनेशन मिल गया एंड वैस्प को फूड एंड ब्रीडिंग साइट मिल गई। दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म प्लस को इवोल्यूशन। ऑब्लिगेट मतलब कोई चीज ऑब्लिगेटरी है, इसका मतलब क्या है? कंपल्सरी। अगर स्कूल में यूनिफॉर्म इज ऑब्लिगेटरी, आपको यूनिफॉर्म में ही आना है ना? वैसे ये ऑब्लिगेटरी क्यों है? क्योंकि इनको एक स्पेसिफिक स्पीशीज चाहिए और उनको जगह चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो उनके एग ग्रो नहीं करेंगे और यहाँ इनका पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म प्लस को इवोल्यूशन। इसको डब्बे में बंद करो। क्योंकि एक है फिग स्पेसिफिक और दूसरा है वास्प स्पेसिफिक। अब दूसरा एग्जांपल इसका लिखिए। दूसरा एग्जांपल है स्यूडो पॉपुलेशन। ये किसके बीच में होगा? देखिए ऑर्किड, ये जो फ्लावर्स होते हैं एंड बीज, ऑर्किड एंड बीज के बीच में होगा, ऑर्किड एंड बीज। स्यूडो पॉपुलेशन का मतलब क्या है? क्या होता है? जो ऑर्किड है, ऑर्किड का फ्लावर, इसकी जो पेटल रहती है, पंखुड़ियां, इसमें एक पेटल रहती है जो फीमेल बी की तरह दिखती है। इसका जो फ्लावर है, इसकी एक पेटल फीमेल बी की तरह, ठीक है। अब मेल बी उस पेटल को फीमेल बी समझकर मेट करने की कोशिश करता है। अब जब ये मीटिंग के लिए आता है
तो इस टाइम इसके पॉलन स्टक हो जाते हैं, मतलब पॉलन इसके पैरों में जाकर स्टिक हो जाते हैं। अब मेल बी को तो कोई बेनिफिट नहीं मिला इससे, क्योंकि वो तो सेक्सुअल मिमिक्री करी फीमेल वो पेटल ने, तो मेल को तो बेनिफिट नहीं मिला, पर ऑर्किड को मिल गया कि भाई इसका तो पॉलिनेशन हो गया, पॉलन स्ट्रिप हो गया, अभी जाकर कहीं और डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये सेक्सुअल डिसिट कहते हैं इसको। पर ये को इवोल्यूशन का एग्जांपल क्यों है? इसलिए है क्योंकि इस पेटल को, ताकि ये प्रोसेस चलता रहे, क्या करना पड़ेगा? अगर फीमेल भी इवॉल्व होती है, अपना साइज, अपना शेप, अपना कलर चेंज करती है, इस पेटल को भी वो चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी तो मेल भी अट्रैक्ट होगा, तभी तो पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ पर कोवोल्यूशन बताया है इन बिटवीन फीमेल बी एंड पेटल। समझ में आया? समझ में आया? मेल बी का कॉन्सेप्ट सिर्फ कहां तक था? मिमिक्री, स्यूडो कॉपुलेशन तक। कोवोल्यूशन की बात हो रही है फीमेल बी एंड पेटल के बीच। ठीक है, इसको लिखवाते हैं, फिर एक बार फिर से समझ लेंगे। लिखिए, स्यूडो कॉपुलेशन इज, क्या होता है स्यूडो कॉपुलेशन? लिखिए, स्यूडो मींस फॉल्स, कॉपुलेशन मतलब मेटिंग, तो स्यूडो कॉपुलेशन का मतलब है फॉल्स मेटिंग। प्रोसेस लिखो क्या होता है इसमें एक्चुअली में। सम ऑर्किड पेटल, कुछ ऑर्किड फ्लावर की जो पेटल रहती हैं, लुक्स लाइक फीमेल बी, looks like female bee, bracket में लो size, color, smell, etc. size, color, smell, etc. ठीक है? Male get confused and try to mate with flower. Male get confused and try to mate with flower. During this attempt, pollen gets stick to his body. Yeah, during this attempt, pollen gets stick to male bee. And in this way, pollen are transferred to another flower. हो गया? अब एक शॉर्ट में इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए अगर क्वेश्चन आ गया कि कैसे सेक्सुअल डिसाइड होता है, तो इसमें लिखिए, ऑर्किड गिव्स नो नेक्टर, मेल बी का तो कोई फायदा नहीं हुआ। ऑर्किड गिव्स नो नेक्टर, इट ट्रिक्स द बी, एंड दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डिसाइड। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डिसाइड, SEXUAL, सेक्सुअल, DECEIT, डिसाइड, धोखा देना, है ना? दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल, DECEIT, डिसाइड। अब कोइवोल्यूशन कैसे हुआ इसमें लिखिए, कोइवोल्यूशन इन दिस, फीमेल, if female bee change appearance due to evolution, if female bee change appearance due to evolution, the orchid must also change to continue looking similar. यहां तक लिखा? So both responds to each other, इसीलिए क्या है? को इवोल्यूशन। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल को इवोल्यूशन का, पहला था हमारा फ्लिग एंड बैट, दूसरा है एक्चुअली में एग्जांपल है फीमेल बी एंड ऑर्किड पेटल का। मेल के साथ क्या हो रहा है? सेक्सुअल डिसाइड। ये आपको पेटल दिख रही है, ये फीमेल बी की तरह दिख रही है, तो इसी से मेल कंफ्यूज हो जाता है। ऑर्किड फॉर नो रिवॉर्ड मतलब कोई बेनिफिट नहीं दिया उसने, इसको क्या किया? सेक्सुअल डिसाइड का। देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोइवोल्यूशन, क्योंकि फीमेल बी और इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर साथ साथ चलेगा। ठीक है, चलिए, तो म्यूचुअलिज्म के अंडर ही हमने पढ़ा सेक्सुअल, अरे कोइवोल्यूशन। समझ में? एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करो, फिर प्रीडेशन स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है टॉपिक?
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके नहीं, चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रीडेशन। सारे ही टर्म्स अपने नाम से बता रहे हैं कि क्या होगा। प्रीडेशन मतलब किसी और से बेनिफिट लेना, उसका अटैक करके। तो इसका सिंबल है प्लस, म्यूचुअलिज्म का क्या था? प्लस प्लस। Predation is biological interaction where one organism, the predator, eat another organism prey. Predator ने prey को खाया। डेफिनेशन लिखे प्लस माइनस। हो गया? चलिए लिखिए। तो प्रेडेटर प्रे को खा रहा है, तो बेनिफिट किसको हो रहा है? और प्रे को नुकसान। तो प्रेडेटर के सामने प्लस, प्रे के सामने माइनस। एग्जाम्पल लिखिए। लायन, डियर, बर्ड, इंसेक्ट, स्नेक, फ्रॉग। प्रेडेटर प्रे कौन है इनमें पता है ना? फ्रॉग एंड स्नेक। जिसको खा रहे हैं वो है प्रे। फ्रॉग माइनस में, स्नेक प्लस में। अब प्रिडेशन एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब इस प्रिडेशन का हमारे इकोलॉजी पे, इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है, तो लिखिए प्रिडेशन एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। आप लोगों का सेशन कैसा था? मतलब आपको पढ़ के कैसा लगा कोचिंग में? तो सबको अपनी कोचिंग से थोड़ी शिकायत होती है, नेग्लेक्ट करना चाहिए उसको। पढ़े हो? पहले कोचिंग में जाते तो होगे। स्कूल में कोचिंग नहीं जाते थे क्या? खुद से पढ़ती थी 12th तक? लग रहा है स्कूल अच्छा होगा फिर।
बाकी तो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि जो आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं आपके फेसेस से समझ में आ जाता है मुझे कि इस टाइम समझ आ रहा है। तो आगे याद रखना तो हमें पड़ेगा ना। और जब एक बार हम एमसीक्यू लगाते हैं फिर हमको याद भी नहीं रखना पड़ता, फिर वो हमारे लिए थ्योरी बैक फुट पे चली जाती है, वो बैकग्राउंड पे चल रही होती है। ये एमसीक्यू का फायदा होता है, आपको फिर थ्योरी का टेंशन नहीं लेना होता है। वो तो ऐसा हो जाता है अब ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चीज होती है माइंडसेट, जब तक हम जिसको इम्पोर्टेंस देते हैं वो चीज हवा बनी रहती है। अब जैसे जब बच्चे चैप्टर स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस और ये कुछ चैप्टर इवोल्यूशन, ये इनको क्या लगता है, अरे ये तो बहुत बहुत मुश्किल है, ऐसा है। जब पढ़ रहे हैं तो भी दिमाग में ही लगा रहता है। जैसे ही आप उससे हटे और दूसरे चैप्टर पे आए, अब आपको वह हुआ लग रहा है, तो किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है लाइफ में भी और पढ़ाई में भी हमें पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो जब तक जो टॉपिक जो पढ़ रहे हो उसको एकदम मन लगा के पढ़ो, और जब वो हट गया, और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, ऐसे पढ़ना चाहिए कि भाई अब मुझे पढ़ना ना पड़े, मैं बार बार नहीं पढ़ सकती हूँ ये, है ना। तो जिस टाइम मेहनत कर रहे हो वो 3 दिन इतने अच्छे से पढ़ो कि अब इस चैप्टर पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, है ना। जो हम लोग अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से याद है ना, टेस्ट में आप एक दिन में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। अपना 3 क्लास का था, इस चैप्टर में कुछ ऐसा टफ नहीं है, सब बहुत इजी था। सारे टॉपिक जो बच्चों को कुछ टफ लगते हैं, कल वो अपना लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो मैंने ऐसे समझाई है, मुझे लगता है आप भूल नहीं सकते उसको। बस आपको उसके dn/dt क्या है ना। उसके बाद आपको उसके इंटीग्रल फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके ग्राफ पता होने चाहिए, है ना। और मैंने आपको इवन ग्राफ बता भी दिया कि ये क्यों जे बन रहा है और क्यों सिग्मोइड बन रहा है। कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या पूछा था? कैरिंग कैपेसिटी जो था ना उसका फॉर्मूला के का। जैसे बहुत सारे फॉर्मूले तो उसमें बताया था कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला कौन सा। आप बना तो सकते हो ऐसे ही, आपके पास वो फॉर्मूला सब इस साइड लेके चले जाओ, पर फिर भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो इसीलिए कल पढ़ाया था मैंने, उसको फॉर्मूला लिखवाया था, लिखवाया था मैंने करेंगे। चलो ठीक है, चलिए यही आता है, इतना ही पढ़ना है ना, पहले ये तो पढ़ लो फिर आगे जाओ। तो यहाँ पर ये लिखिए, चलिए अब प्रीडेशन जैसा हमने पढ़ा कि एक को बेनिफिट एक को नुकसान। अब इसका इकोलॉजी पे क्या रोल है भाई, देखो हमारा इकोसिस्टम वाली जो इकोलॉजी, इस पे कैसे रोल होगा। पहला ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, अगर एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहे तो वो दूसरे की एनर्जी ले रहा है ना। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहाँ से होगी, फ्रॉम प्रे टू, ये इंपॉर्टेंट है फूड चेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। सेकेंड है, अगर ये प्रिडेशन ना हो तो, अगर शेर ना हो तो डियर कितने बढ़ जाएंगे, स्नेक ना हो तो फ्रॉग कितने बढ़ जाएंगे, बर्ड्स ना हो तो इंसेक्ट कितने बढ़ जाएंगे। तो इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए प्रिडेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो प्रिडेशन का एक एग्जांपल लिखिए। लिखा नहीं क्या, हेलो जी, मुझे बताइए। नहीं मैं नहीं देख रही हूँ, मैं नहीं करना चाहती इसीलिए।
चलिए अब एक एग्जाम्पल लिखिए इसमें। Pachydiomyces and mosquito control। अब ये जो फंगस है ये क्या करता है, मॉस्किटो के लार्वा पे अटैक करता है। तो ये एक तरीके से नेचुरल पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज होता है, क्योंकि उसको लार्वा डिस्टर्ब कर देगा तो मॉस्किटो ग्रो ही नहीं होंगे। ठीक है, तो लिखिए फंगस पेक्यूलियोमाइसिस इन्फेक्ट मॉस्किटो लार्वा, इन्फेक्ट मॉस्किटो लार्वा and used as biological pest control, and used as biological pest control। क्या used as biological pest control या फिर इको फ्रेंडली मेथड। इसमें है सो एक मिनट रिवाइज करिए थोड़ा इसकी नोट्स कहाँ पर हैं?
चलिए, अब प्रिडेशन इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम क्या पढ़े थे, प्रिडेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो हमने पढ़ा अभी, है ना, प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एंड हमारी जो फूड चेन है इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब क्या हुआ, प्रिकली पियर कैक्टस था, एक कैक्टस का नाम है प्रिकली पियर कैक्टस। ये ऑस्ट्रेलिया में लाया गया 1920s में, ठीक है। अब ये कैक्टस बड़ी क्यों लाया गया, कि फेंसिंग के लिए और शो के लिए। अब इसका वहां पर कोई भी प्रेडेटर प्रेजेंट नहीं था इसको किल करने के लिए, तो बहुत तेजी में इसका क्या हुआ, नंबर, ठीक है। दिस वाज कंट्रोल्ड बाय, अब इसको कंट्रोल करने के लिए प्रेडेटर को लाया गया moth that feeds on prickly pear cactus, ठीक है। Invasive cactus was brought under control after introducing a predator into the natural habitat। तो प्रीडेटर की इंपॉर्टेंट क्यों है ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, ये एग्जांपल है प्रिकली पियर कैक्टस का। जब इसका प्रीडेटर नहीं था तो ये बहुत तेजी में इसकी पॉपुलेशन क्या हुई, अब ये माइक्रोब यूज इन कंट्रोल इन्वेसिव पेस्ट हम पढ़ चुके हैं, बीटी कॉटन भी पढ़ा कैसे पेस्ट कंट्रोल में हेल्प कर रहा है, ट्राइकोडर्मा इनके लार्वा को किल किया जाता है, बैक्यूलोवायरस, क्या था बैक्यूलोवायरस में बताओ, कि वायरस हमने पढ़ा था ना बायो उसमें बायो कंट्रोल एजेंट में वायरस कैसे हेल्प कर रहे थे। जल्दी 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 थोड़ा सा याद करो। इन्फेक्ट कर रहे थे पेस्ट को और उनको ग्रो नहीं करने दे रहे थे। रिवीजन कर लोगे ना, याद है वर्ड, याद है बैक्यूलोवायरस। तो इसको शॉर्ट में लिखिए, ये वाला प्रिकली पियर कैक्टस का भाई चाहे तो इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए। ये इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में, इसकी बहुत तेज पॉपुलेशन बढ़ी, फिर कौन सा प्रीडेटर इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया। तो प्रीडेटर का इंपॉर्टेंस समझ में आया, कैसे ये पॉपुलेशन कंट्रोल का हमने इसमें पढ़ा। अभी क्या एग्जांपल पढ़ा, प्रिकली पियर कैक्टस, और इनका प्रीडेटर कौन इंट्रोड्यूस हुआ, ईटिंग मॉथ, कैक्टस ईटिंग, किसने फिर इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से प्रीडेटर बैलेंस बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हम एग्जांपल पढ़ेंगे ऑफ स्टारफिश पाइस्टर। चलो लिखिए स्टारफिश एग्जांपल, या स्टारफिश पाइस्टर एग्जांपल। अब सी शोर पे, सी शोर्स पता हो ना जहां पर, हाँ, वहां पर एक स्टारफिश रहती थी जिसका नाम है कॉल, लिखिए पाइस्टर, पाइस्टर। और ये क्या खाती थी, दे ईट म्यूसल्स, ये किसको खाती थी, म्यूसल्स, क्या लिखा था, चलो मैं बता दे रही हूँ, MUSSELS, दे ईट MUSSELS म्यूसल्स, ठीक है। अब दो में डिवाइड करके लिखिए, व्हेन स्टारफिश प्रेजेंट एंड व्हेन स्टारफिश रिमूव। जब स्टारफिश है और जब स्टारफिश हटा दी गई तो क्या डिफरेंस देखने को मिला। प्रेजेंट में लिखिए म्यूसल्स आर कंट्रोल्ड, म्यूसल्स आर कंट्रोल्ड, मेनी स्पीशीज सर्वाइव
अब इसके प्रेजेंस में और स्पीशीज भी सरवाइव कर रही थी एंड बायोडाइवर्सिटी स्टे हाई, मतलब वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। सबसे पहले म्यूसिल सेल कंट्रोल, मेनी स्पीशीज सर्वाइव एंड बायोडाइवर्सिटी स्टे हाई। लिख लिया तीनों पॉइंट। अब लिखो व्हेन स्टारफिश रिमूव्ड, तब क्या हुआ? व्हेन स्टारफिश रिमूव्ड, म्यूसिल स्प्रेड एवरीवेयर। अब ये सब जगह स्प्रेड होगा और इन्होंने बाकी स्पीशीज को हार्म करना स्टार्ट कर दिया। स्प्रेड एवरीवेयर, अदर स्पीशीज डिसअपियर एंड बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज। अदर स्पीशीज डिसअपियर एंड बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज। अगर प्रीडेटर भी ज्यादा हो जाए तो भी ये क्या कर सकता है? इम्बैलेंस। अगर डियर 100 ही है यहाँ और शेर 400 हो जाए तो डियर बचेंगे क्या? नहीं ना, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी। तो प्रीडेटर का ज्यादा होना कम होना दोनों ही, हाँ, तो एक बैलेंस बनाने के लिए इसका अमाउंट क्या होना चाहिए? स्टेबल। समझो, इससे एग्जाम्पल समझो। एक टाइगर है, एक लायन है। नहीं, ये नहीं रहेगा। कोई दो एनिमल्स हैं जो एक दूसरे के कंपटीशन है, ठीक है, और एक थर्ड एनिमल है जो ए बी कंपटीशन है और सी जो है वो ए को प्रीडेट करता है। तो सी ए की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखा हुआ है। अब अगर सी को हटा देंगे तो ए बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। वो ए और बी कंपटीशन तो है ही, पर नंबर से भी तो बेनिफिट मिलता है। अगर ए बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो बी को हार्म करने लगेगा। तो यह 3 इंटरेक्शन पड़ेंगे इसमें। देखो हेडिंग डालिए, प्रीडेटर रिमूवल इफेक्ट। अगर प्रीडेटर को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? प्रीडेटर रिमूवल इफेक्ट। देखिए, यहाँ हमने बात करी है ए और बी एक दूसरे के कंपटीशन है तो इक्वल नंबर में है, और ये सी है, ये प्रीडेट करता है किसको? अब सी कम हो गए, जैसे ही सी कम होंगे जो इनको खा रहे थे ये बढ़ जाएंगे, और ये बढ़ गए क्योंकि ये इनका कंपटीशन थे, इनको कम कर देंगे। तो प्रीडेटर के हटने से क्या हुआ? इम्बैलेंस आया। यही बस आपको बनाना, यही बना दो। क्या समझ में आया? ये दोनों कंपटीशन थे और इन दोनों को मेंटेन करके रखा था इसने क्योंकि ये ए को कंट्रोल कर रहा था। अगर ये चला गया तो अपने आप इसके नंबर, और फिर कंपटीशन बराबरी का नहीं रहा, इनके नंबर ज्यादा इनके कम, तो ये अपने आप कम हो जाएगा। तो सिर्फ ए बचा, बाकी दो। तो प्रीडेटर को हटाने का नुकसान देखा आपने, इम्बैलेंस इकोलॉजी में मेंटेन हो जाता है, बंद आ जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रीडेटर का ज्यादा होने से क्या नुकसान है, प्रीडेटर के कम होने से क्या नुकसान है, प्रीडेटर को हटाने से क्या नुकसान है। फोर्थ देखिए, इफ प्रीडेटर इज वेरी पावरफुल, इफ प्रीडेटर इज वेरी पावरफुल, अगर प्रीडेटर बहुत पावरफुल होगा तो वो पूरे प्रे को क्या कर लेगा? खा लेगा, खत्म कर देगा। अल्टीमेटली प्रीडेटर भी मर जाएगा क्योंकि अब फूड ही नहीं लेफ्ट हुआ, है ना। तो इफ प्रीडेटर इज टू पावरफुल, predator eat too much prey and prey become extinct, ultimately predator also die. स्टारफिश जो हमने पढ़ा था उसको कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज।
हमने पढ़ा म्यूचुअलिज्म, उसके अंदर को, evolution. फिर उसके बाद अभी हमने पढ़ा प्रीडेशन। प्रीडेशन को एक बार रिवाइज करिए, मैं एनसीईआरटी में देख लेती हूँ कुछ और है तो। प्रीडेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स और लिखेंगे एनसीईआरटी के कवर करते हुए, लिखिए, लिख लो पहले। चलो, प्रीडेशन वाले में हमको बेसिकली क्या पढ़ना था कि प्रीडेटर क्या दो चीजें कर रहा है। एक तो एनर्जी बैलेंस कर रहा है, चेन, फूड चेन को स्टेबल कर रहा है, और ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। अभी मतलब फूड चेन की बैलेंसिंग स्टेबिलिटी कैसे कर रहा होगा, लेमन लैंग्वेज में बताओ कैसे होगा, बताओ, सोचते। तो आगे ज्यादा पॉपुलेशन हो गया, मैं पूछ रही हूँ स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन कर रहा है। ज्यादा वाले किल करके खाते। एनर्जी फ्लो कैसे मेंटेन कर रहा है।
अभी हमने पढ़ा ना, प्रेडेटर क्या करता है, अपने आगे वाले को खाता है। अब एक प्लांट है, अगर प्लांट खाना अपना खुद से बनाता है और उसको कोई ना खाए तो क्या एनर्जी फ्लो होगी? जब उसको एक प्लांट को एक हर्बीवोर्स ने खाया, अब हर्बीवोर भी प्लांट को खा रहा है तो वो प्रेडेटर ही होगा। ये नहीं कि मीट ईटिंग को ही खाएंगे, तो प्लांट को खा रहा है तो वो प्रेडेटर हुआ, तो उसकी एनर्जी हायर में गई। फिर एक हर्बीवोर्स को एक कार्निवोर्स ने खाया तो एनर्जी हायर में गई। तो इस तरीके से एनर्जी फ्लो मेंटेन करना एंड पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में कौन हेल्प कर रहा है? प्रेडेटर। और क्या मेंटेन कर रहा है ये? इकोलॉजिकल बैलेंस। क्या एग्जांपल्स पढ़े इसमें? जल्दी जल्दी, 2-3 और बचे हैं। क्या एग्जांपल पढ़े इसमें हमने, कौन कौन से? 3 एग्जांपल पढ़े, चलो अपना अपना बताओ। स्टारफिश वाला, उसमें क्या पढ़ा था? कौन प्रेडेटर है, क्या प्रे है, क्या औरत? जल्दी रीड करके बताओ, जल्दी जल्दी। स्टारफिश जब प्रेजेंट होती है वहाँ पे जो मेसेज होते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं और वहाँ पे मेनली स्पीसीज सर्वाइव करते हैं, मतलब और बायोडाइवर्सिटी हाई होती है। और जब स्टारफिश रिमूव हो जाता है तो मेसेज जो प्रेजेंट होते हैं वो सब जगह फैल जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है ना। अब दूसरा एग्जांपल बताओ, कैक्टस वाला, जल्दी से। तुम कैक्टस इंट्रोड्यूस ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो उसका मतलब वो वहां के हैं नहीं, उनको लाया गया वहां ऑर्नामेंट्स के लिए, फेंसिंग के लिए। फिर तो उनको खाने के लिए कोई प्रेडेटर ही नहीं था, तो फिर कैक्टस ईटिंग मोथ को वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? ताकि वो कैक्टस को खा सके और उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। तुम बताओ। मस्कीटो कंट्रोल करने के लिए फंगस और फाइटोसाइट इन्फेक्ट किए थे मस्कीटो लार्वा एंड यूज मॉर्फोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। मॉर्फोलॉजिकल वर्ड तो नहीं लिखा होगा मैंने। बायोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल कहाँ से आ गया भाई? कुछ भी पढ़ोगी क्या अंजनी? फिर कहोगी मैम आपने पढ़ाया था ये। तो इसका मतलब शनाया ये वाला समझाओ फिर से, जो अभी अंजनी ने समझाया। ये फंगस मॉस्किटो के लार्वा पे अटैक करता है और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि पेस्ट को ग्रो नहीं होने दे रहा। अब हेडिंग डालिए, एंटी प्रीडेटर एडेप्टेशन इन प्रे। प्रे अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करेगा, तो ये कौन कौन सी एडेप्टेशन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि आज नहीं हो पाएगा? नहीं, ये करना है भाई। कितना 3 बज गया? कल मैं 2 क्लास लूंगी। एंटी प्रीडेटर एडेप्टेशन। अब प्रे अपने आप को बचाने के लिए अपने अंदर कुछ ना कुछ तो एडेप्टेशन लाएगा ही ना। तो ये कौन सी है? नंबर फर्स्ट लिखिए, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है? अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेते हैं और प्रे से अपने आप, प्रेडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लिखवाने की जरूरत है? बस इतना लिख लो कि कलर चेंजिंग करके ऐसे लिख लो बस। सेकंड लिखिए, केमिकल डिफेंस। केमिकल डिफेंस देखिए, सम स्पीशीज आर पॉइजनस देयरफॉर अवॉइडेड बाय प्रीडेटर। अब कोई प्रीडेटर किसी चीज को खा तो सकता है, पर अगर वो पॉइजनस है तो प्रीडेटर उसको क्या करेगा? अवॉइड करेगा, है ना। एग्जाम्पल लिखिए इसका, इसका एग्जाम्पल है मोनार्च बटरफ्लाई। मोनार्च बटरफ्लाई, ये जो मोनार्च बटरफ्लाई है, बर्ड्स यूजली बटरफ्लाई को खा लेती हैं, पर ये इतनी बुरे टेस्ट की होती है, इसके बॉडी में कुछ केमिकल रहता है इसकी वजह से, कि प्रेडेटर अवॉइड करता है इसको अटैक करने से। तो लिखिए, ड्यू टू हाईली डिस्टेस्टफुल टू बर्ड, हाईली डिस्टेस्टफुल टू बर्ड ड्यू टू स्पेशल केमिकल इन इट्स बॉडी।
ठीक है। अब प्रीडेटर जो है बेचारे पेड़ के साथ तो सबसे बुरा होता है। प्लांट के लिए प्रीडेटर कौन है? दिमाग लगाओ। हर्बीवोर्स प्लांट को खाते हैं, तो ये इनका प्रीडेटर हुआ। अब प्लांट बेचारे मजबूर, कैन नॉट मूव, तो भाग भी नहीं सकते, तो ये अपने अंदर क्या चेंजेस लाते हैं? तो लिखिए प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म। प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म। मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल। अच्छा, अभी तक म्यूचुअलिज्म और प्रीडेशन ही हुआ है ना, ये इतनी लंबा कैसे पढ़ा दिया मैंने? भाई इतना टाइम लग गया तो कंप्लीट करना था आज। चलो, तो प्लांट भाग नहीं सकते तो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे। मॉर्फोलॉजिकल मतलब अपने शेप साइज में चेंजेस, केमिकल मतलब कुछ केमिकल के हेल्प से। तो मॉर्फोलॉजिकल में लिखिए थॉर्न्स, अपने अंदर कांटे वगैरह उगा करके थॉर्न्स। डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके से डेवलप होंगे कि पेड़ उसको खा ना सके, इस शेप में, है ना। केमिकल में लिखिए टॉक्सिक केमिकल प्रोडक्शन, अंदर टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करेंगे प्लांट्स कुछ, है ना। और जब उनको हर्बीवोर्स खाते हैं तो उससे बीमार पड़ जाते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं उसको। एट टाइम्स कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसको खाने से हर्बीवोर्स मर भी सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए एग्जाम्पल इसका कैलोट्रोपिस प्लांट। कैलोट, ये आपका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का अलग से टाइम लेकर मैं करा रही हूँ, इसीलिए आज टाइम लगा। कैलोट्रोपिस प्लांट, ये कहाँ पर ग्रो होते हैं? बंजर जमीन पे, जहाँ कोई नहीं आता जाता। अब अगर पेड़ इसको, प्लांट इसको खा ले, सॉरी हर्बीवोर्स इसको खा लेते हैं तो वो कार्डियक कंपेन हो जाती है और वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये क्या करता है? प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसीलिए अवॉइडेड बाय हर्बीवोर्स, ठीक है। यही एग्जाम्पल आएंगे बेटा, ठीक है। तो प्लांट का डिफेंस कैसा है? मॉर्फोलॉजिकल, अपने स्ट्रक्चर शेप में चेंज करके केमिकल ऐसी कुछ चीजें प्रोड्यूस करने से जिससे उस हर्बीवोर्स को नुकसान हो, तो वो उसको फ्यूचर में अटैक नहीं करेंगे। अब लिखिए कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट केमिकल्स। कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट केमिकल्स, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स केमिकल। मुझे लगा था आज क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, तो उल्टा खत्म ही नहीं हो पाई। प्लांट केमिकल जैसे लिखिए निकोटीन, निकोटीन, कैफीन, निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, ओपियम,
स्ट्राइकिंग। अब ये कुछ हजारों में मतलब कॉमर्शियली सेल होते हैं, यूजफुल है ह्यूमंस के लिए। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं प्लांट के जो कॉमर्शियली यूज होते हैं किसमें, मार्केट में। ठीक है, नाम याद रखना है। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ प्रीडेशन। अब हेडिंग डालिए कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म ये छोटा सा ही है। चलो हेडिंग डालिए, हमने पढ़ लिया ना, केमिकल डिफेंस, मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस। देख लो फोटो, ठीक है। ये कुछ कॉमर्शियली यूज, ठीक है। चलिए अब लिखिए कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या हो रहा है, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक को फायदा और एक को ना नुकसान ना फायदा, ठीक है, प्लस और जीरो का। ये साइंस आपको याद होना चाहिए अलग से बॉक्स में, ये मैं याद करने के लिए आप लोग लिख लेना। लिखिए इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट बाय अदर स्पीशीज इज नीदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। तो प्लस और जीरो का ये चलाने से भी तो गर्मी सी लग रही है। प्लस और जीरो का रिलेशनशिप, ठीक है, समझ में आया। कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म में क्या था, प्रीडेशन में कमेंसलिज्म में +0, ठीक है। ए स्पीशीज का प्लस और बी का जीरो, नो इफेक्ट। एग्जाम्पल लिखिए ऑर्किड्स ऑन मैंगो ट्री। एग्जाम्पल ऑर्किड्स ऑन मैंगो ट्री। अब ऑर्किड्स जो रहते हैं ये माम के पेड़ के ऊपर सपोर्ट के लिए ऐसे लटकते हैं, और इस वजह से एक तो इनको सपोर्ट मिल रहा है और बेटर सनलाइट एक्सपोजर की वजह से, और मैंगो ट्री को ना इससे कोई नुकसान हो रहा है ना कोई फायदा हो रहा है, ठीक है। तो लिखिए ऑर्किड, उसके ब्रैकेट में लिखिए एपीफाइट्स, EPIPHYTS, एपीफाइट्स। ऑर्किड्स या एपीफाइट्स। एपीफाइट्स मतलब ऐसी चीजें तो दूसरे प्लांट के ऊपर सपोर्ट से ग्रो होती हो, ठीक है। तो ऑर्किड के सामने लिखिए प्लस, बेनिफिटेड। मैंगो ट्री को लिखिए जीरो, नो गेन नो लॉस। बेनिफिट क्या मिल रहा है, ऑर्किड के सामने एरो बना के लिखो सपोर्ट एंड बेटर सनलाइट, फिजिकल सपोर्ट एंड बेटर सनलाइट। अब ये पैरासाइट नहीं है, ये किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अगर ये पैरासाइट कब होते हैं, जब ये मैंगो ट्री को, पैरासाइट कोई चीज जो दूसरे को नुकसान करे। तो अब समझ में प्लस माइनस का क्यों बनाएगा सिंबल, क्योंकि एक को फायदा पर दूसरे को कोई नुकसान नहीं। सेकंड एग्जांपल लिखिए ब्रैंकल्स ऑन वेल, BRANCLES, ब्रैंकल्स, BRANCLES, ब्रैंकल्स। ये देखिए ऑर्किड्स, मैंगो ट्री, ठीक है। ये देखो इनको कुछ इसका नुकसान नहीं हो रहा पर इसको सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा लिखिए ब्रैंकल्स ऑन वेल। अब ये वेल्स के ऊपर जब चिपक जाते हैं तो इनको क्या फायदा है, फ्री की राइड मिल रही है, रहने के लिए जगह मिल गई और खाना भी मिल जाता है, क्योंकि जब जाते हैं तो उस टाइम को खाना मिल जाता है। पर वेल को ना इससे कोई नुकसान हो रहा ना कोई। तो लिखिए ब्रैंकल्स बेनिफिटेड, क्योंकि स्टेबल स्पेस मिल रहा है, फ्री ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, प्लेंटी ऑफ फूड मिल रहा है ना। और वेल का नो लॉस। हो गया, कमेंसलिज्म बस कंप्लीट ही होने वाला है। चलिए आज क्लास लेट स्टार्ट हुई है ना, क्योंकि 125 तो ये हुआ है अभी ड्यूरेशन। मैं तो आ गई थी, क्लास लेट स्टार्ट हुई है। चलिए समझ में आया कमेंसलिज्म के दो एग्जांपल। थर्ड लिखिए इग्रेट एंड कैटल। इग्रेट एंड कैटल, आपने देखा इस तरीके से ये चिड़िया बैठ जाती है। अब इनको क्या होता है,
इनको फ्री की राइड मिल रही है और इनको कहाँ पर इनका खाना है ये देखने में इस हाइट से ज्यादा फायदा होता है, और इसकी वजह से काऊ को कोई नुकसान नहीं। तुम बैठी रहो भाई मेरे ऊपर, ठीक है। लिखिए ईग्रेट एंड कैटल, ईग्रेट के सामने प्लस लिखिए, बेनिफिट, बेनिफिट कैसा हुआ ईग्रेट एंड कैटल में, ईग्रेट को बेनिफिट क्या है लिखिए, एक्सेस टू इंसेक्ट, एक्सेस मतलब उसको इंसेक्ट इजीली मिल जाएंगे, एक्सेस टू इंसेक्ट। अब जब कैसे, जब यही गाय खाना खाती है ग्रास में, तो ईग्रेट को दिख जाता है यहाँ कीड़ा है, यहाँ कीड़ा है, समझ में, इस तरीके से इनको बेनिफिट हुआ पर कैटल को कोई नुकसान नहीं हुआ। फोर्थ एग्जांपल लिखो, क्लोन फिश एंड सी एनोमन, क्लोन फिश एंड सी एनोमन, क्लोन फिश एंड सी एनोमन के लिखा हुआ है। अब ये सी एनोमन देख रहे हैं किस टाइप का है, ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन दे देता है। ये जब कोई आ रहा है उसको खाने के लिए, प्रीडेशन के लिए, तो जल्दी से इसमें छुप जाती है, तो इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है पर इससे इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो ये है कमेंसलिज्म। लिखिए क्लोन फिश बेनिफिट कैसे, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर, एंड सी एनिमोन को नो गेन नो लॉस, ठीक है। तो ये चारों एग्जाम्पल समझ में आए। चलिए, तो यहाँ हमारा कमेंसलिज्म कंप्लीट होता है। अब हेडिंग डालिए एनिमलिज्म। कमेंसलिज्म में लिखिए, हेडिंग डाल लो पहले, Emancipalism में लिखिए, इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज इज इनहिबिटेड और डिस्ट्रॉयड एंड अदर इज अनएफेक्टेड। अब एक प्लस माइनस था, अब ये माइनस, सॉरी प्लस जीरो था, अब ये माइनस और जीरो, एक को नुकसान हो रहा है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ा है। एमेंसिलिज्म में इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज इज हार्म या डिस्ट्रॉयड एंड अदर इज अनएफेक्टेड, तो एक स्पीशीज पे माइनस और एक पे जीरो, माइनस और जीरो हमें मिलेगा एमेंसिलिज्म। एग्जाम्पल लिखिए, अब इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन एंड बैक्टीरिया। पेनिसिलिन फंगस जो है, ये जब बैक्टीरिया को किल कर रहा है, पर फंगस को इससे ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, तो ये है एमेंसिलिज्म। लिखिए पेनिसिलिन एंड बैक्टीरिया, पेनिसिलिन एंड बैक्टीरिया। पेनिसिलिन क्या कर रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट कर रहा है, उसको किल कर रहा है, एंड पेनिसिलिन को इससे ना गेन हो रहा है ना लॉस, तो माइनस एंड जीरो का रिलेशन बना। समझ में आया वाला एग्जाम्पल, लिख लिया पक्का। चले आगे। अब एंटीबायोसिस का मतलब एक इन्होंने बताया, ऐसी कंडीशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो, जैसे कि यहाँ बैक्टीरिया मरी जा रहे हैं, खत्म ही हो जा रहे हैं, ठीक है, तो एंटीबायोसिस क्या होता है, लिख लो, वेयर वन ऑर्गेनिज्म इज एडवर्सली अफेक्टेड। पेनिसिलियम सिक्रीट करता है पेनिसिलिन, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। चले आगे भाई। अब आता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ब्लैक वॉलनट ट्री। ये पेड़ जो है, इसके अंदर एक सब्सटेंस सिक्रीट होता है जिसको कहते हैं जुगलोन। ये जुगलोन क्या करता है, आसपास कोई और पेड़ को उगने नहीं देता, तो बाकी पेड़ के लिए माइनस और इसके लिए जीरो, ना फायदा ना नुकसान। तो लिखिए ब्लैक वॉलनट ट्री
ब्लैक वॉलेट ट्री क्या कर रहा है, इसका नो लॉस नो गेन, पर हर्बीवोरस प्लांट का क्या हो रहा है, ग्रोथ इज इनहिबिटेड बाय जुगलोन सिक्रेटेड बाय वॉलेट ट्री। बस यही 2 लाइन लिख लो, ठीक है। चले, अब इसको हम क्या कहते हैं, देखिए जब एक पेड़ दूसरे पेड़ को किसी केमिकल की वजह से रिस्ट्रिक्ट करता है तो इसको हम कहते हैं एलिलोपैथी। हेडिंग कर ली, लिखिए शॉर्ट में, बस एक बॉक्स बना के लिख लिए, एलिलोपैथी। एलिलोपैथी, एलिलोपैथी मतलब क्या, लिखिए केमिकल इनहिबिशन ऑफ वन प्लांट बाय अनदर, मतलब एक प्लांट किसी केमिकल की वजह से दूसरों की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, केमिकल इनहिबिशन ऑफ वन प्लांट बाय अनदर। अब हमारा इसमें क्या बचा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि नोट्स तो कंप्लीट ही हो गए हैं, प्रीडेशन हो गया है, प्रीडेशन हो गया है, कंपटीशन नहीं हुआ ना, पैरासिटिज्म भी नहीं हुआ, म्यूचुअलिज्म हो गया, कमेंसलिज्म हो गया, प्रीडेशन पढ़ा, म्यूचुअलिज्म पढ़ा, कमेंसलिज्म पढ़ा एंड एमेंसलिज्म पढ़ा। चलो हेडिंग डालो पैरासिटिज्म। कितना टाइम बचा है, 10 मिनट। पैरासिटिज्म, हेडिंग डालिए पैरासिटिज्म। आपके पास एनसीईआरटी है ना, स्पेलिंग लिख लिया, PRASITISM, पैरासिटिज्म। एक मिनट का मुझे टाइम दीजिए, नोट्स नहीं है। पैरासिटिज्म अपने नाम से बता रहा है, इसमें क्या होगा, कोई किसी और के ऊपर इस तरीके से डिपेंडेंट है कि उसको क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, है ना। पैरासाइट, पैरासिटिज्म मतलब किसी का तो क्या कहते हैं नुकसान हो रहा है। तो लिखिए, ये रहने दो, ये रहने दो। देखिए पैरासाइट जो है लोअर एनिमल्स, लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म तक सब में प्रेजेंट है। मैं इतनी डिटेलिंग नहीं लिखा रही हूँ, एनसीईआरटी में एक बार पढ़ लेना, इसको लिखवाने का कोई मतलब नहीं। मतलब ये बता रहे हैं पैरासाइट हमको हर स्टेज में मिलता है, लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, सब में हमें पैरासिटिक स्टेज पैरासाइट्स मिलेंगे। अब एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट लिखिए, पैरासाइट्स के अंदर क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं। एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, इनके अंदर फालतू के सेंस ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। सेकेंड लिखो, प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सकर फॉर अटैचमेंट, ये अटैच कैसे होते हैं, हुक्स एंड सकर की हेल्प से। प्रेजेंस ऑफ HOOKS हुक्स स्लैश सकर्स SUCKERS, इनके ये हाथ पांव होते हैं, ठीक है। हुक एंड सकर की हेल्प से ये किसी और पे अटैच होते हैं, ठीक है। इनके अंदर वेरी हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, मतलब बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और इन सम पैरासाइट डाइजेस्टिव सिस्टम इज लॉस, ठीक है। अब यहां तक हो गया। अब इनकी लाइफ साइकिल ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक पैरासाइट जो रहते हैं इसको ग्रो करने के लिए हो सकता है कभी एक होस्ट, कभी 2 होस्ट, जैसे हमने मलेरिया में पढ़ा था, है ना,
ह्यूमन भी चाहिए, मॉस्किटो भी चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, प्लाज्मोडियम को, तो 2 होस्ट चाहिए। अगर ये नहीं यूज करेंगे तो ये ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो रिप्रोड्यूस तो बहुत तेजी में करते हैं, पर लाइफ साइकिल कैसी रहती है? तो लिखिए कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। पैरासाइट्स हैव कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, मे इन्वॉल्व 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट, मे इन्वॉल्व 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और होस्ट के अलावा इनको क्या जरूरत लग सकती है? मे नीड वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन, वेक्टर भी तो चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए, है ना? एग्जाम्पल लिख लो इसका। ह्यूमन लिवर फ्लूक, एग्जाम्पल है HUMN, ह्यूमन लिवर फ्लूक, LIVR लिवर फ्लूक। एनसीईआरटी में देखो इसके ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ, स्लाइड्स तो फिनिश हो गई है, 2 टॉपिक और एनसीईआरटी में। अब ये क्या होता है ह्यूमन लिवर फ्लूक? लिखिए अ ट्रीमाटोड, TREMATOD, a trematode parasite which has 2 intermediate hosts, a trematode parasite, बस इतना लिख लो, ट्रीमाटोड पैरासाइट एंड 2 इंटरमीडिएट होस्ट। क्या है 2 इंटरमीडिएट होस्ट इसके? पहला है स्नेल, दूसरा है फिश। ठीक है, पहला है स्नेल, दूसरा है, समझना है इनकी लाइफ साइकिल कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कंप्लीट करना है तो। दूसरा एग्जांपल लिखिए मैलेरियल पैरासाइट, है ना, प्लाज्मोडियम। इसका आपको पता है, इसमें मॉस्किटो एज अ वेक्टर चाहिए एंड ह्यूमन की आरबीसी चाहिए फॉर फर्दर ग्रोथ। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैरासाइट। शॉर्ट में लिखना है इसको, क्या क्या नुकसान हमको हो सकता है पैरासाइट से, ये आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं लिखवा रही हूँ। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पैरासाइट, पहला लिखिए रिड्यूस सर्वाइवल ऑफ होस्ट, रिड्यूस सर्वाइवल होस्ट, रिड्यूस सर्वाइवल ऑफ होस्ट, है ना। दूसरा रिड्यूस ग्रोथ, रिड्यूस रिप्रोडक्शन, डिक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी, decrease population density, reduce growth, reduce reproduction, make host weak, etc. अब ये अगर पूछा जाए आपसे पैरासाइट हैं तो वो नॉन हार्मफुल क्यों नहीं हो सकते, हमेशा माइनस में क्यों है? क्यों है? क्योंकि पैरासाइट हम तभी खाएंगे जब वो किसी और पे अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपने लाइफ साइकिल के लिए डिपेंडेंट है, तो इस फॉर्म में तो वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। ये मैं नहीं लिखवा रही हूँ, लिखना है आप लोगों को ये कि हार्मलेस पैरासाइट क्यों नहीं होते, क्योंकि पैरासाइट किसी और ऑर्गेनिज्म पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपनी लाइफ साइकिल के लिए डिपेंडेंट होते हैं, तो वो उनको हार्म करेंगे ही। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए टाइप्स, पैरासाइट के टाइप्स। टाइप्स, एक्टो पैरासाइट एंड एक तरफ लिखिए एंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट। ये कहा रहेंगे, एक्टो मतलब अंदर, अरे एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। lives on external surface of host, होस्ट की बॉडी में बाहर ये प्रेजेंट रहेंगे, बाहर की तरफ, जैसे देखा है चूहे, लीज ऑन ह्यूमन्स, एग्जाम्पल लाइज ऑन ह्यूमन, एग्जाम्पल लाइज ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग, टिक्स ऑन डॉग्स, डॉग्स की बॉडी में कीड़ा रहता है जिसको कहते हैं टिक्स,
मैराइन फिश जो है एक्ट करती हैं एज एक्टोपैरासाइट कॉफी पॉड्स पे। कॉफी पॉड्स पे एग्जाम्पल आपको एक्चुअली एनसीईआरटी में दिया तो याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फीमेल मोस्टली जो हमको हम कंप्लीट पैरासाइट इसलिए लिखाएंगे क्योंकि वो टेम्पररली आती है ना, सिर्फ अपने वो टेम्पररी पैरासाइट है, नॉट परमानेंट पैरासाइट। अब एंडो पैरासाइट में लिखिए लिव इनसाइड होस्ट बॉडी, लिव इनसाइड होस्ट बॉडी। कहां मिल सकते हैं? फाउंड इन लिवर, किडनी, लंग्स एंड आरबीसीज। अब एक चीज और लिखिए हेडिंग डाल के, ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है? ब्रूड पैरासिटिज्म लिखिए। आपने देखा है वो शायद से कबूतर और कौवे के बीच में ऐसा होता है कि वो अपना अंडा दूसरे के घोंसले में दे देता है और फिर उसको वो ग्रो करती है, शायद पिजन, और फिर बाद में पता चलता है तो क्रो का एग है। इसको कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। लिखिए पैरासिटिक बर्ड्स ले एग इन होस्ट नेस्ट। पैरासिटिक बर्ड्स ले एग्स इन होस्ट नेस्ट। अब वो बेचारा उसको इंक्यूबेट करेगा, है ना। होस्ट इंक्यूबेट एग्स, होस्ट राइजेस द यंग वंस, और उसके बच्चे को भी रेज करता है। एग्जाम्पल कुकू ऐसा करती है, शायद से कुकू लेज है, ठीक है। तो एंडो एक्टोपैरासाइट एंड ब्रूड पैरासाइट समझ में आया? हो गया। पैरासिटिज्म हमारा कंप्लीट हो गया। क्या बचा है बस अब हमारा? कंपटीशन। टाइम हो गया तो चलिए, हमारा ये प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म कंप्लीट हुआ। कंपटीशन का मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसकी फोटो ले रही हूँ और मैं इसके नोट्स बना के आपको सेंड कर दूंगी। एक बार रीड कर लेना, बहुत इजी है। नाम से समझ में आ रहा है कंपटीशन में क्या होगा? दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे, है ना। तो क्योंकि मेरे पास ये नई वाली एनसीईआरटी नहीं है, तो मैं टाइम निकाल के 1-2 दिन में आपको इसके नोट सेंड कर दूंगी, क्योंकि कल परसों शायद मेरी क्लास नहीं होगी। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको नोट से समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ नहीं आए। बाकी नेक्स्ट क्लास में